नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स लेकर आए हैं आज फिर से। जनवरी करंट अफेयर्स है, वो तीसरा पार्ट है जनवरी के करंट अफेयर्स का। उम्मीद करता हूं कि दोनों पार्ट आपने देख लिए होंगे। इसमें हमने 10-10 क्वेश्चन के बहाने 10-10 टॉपिक को हमने कवर किया। आज आगे के 10 क्वेश्चन होंगे और ये इस तीसरा पार्ट है आपका, ठीक है। जनवरी का महीना 21 से लेकर 30 तक का होगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि यूपी पीसीएस को लेकर अभी भी 100 दिन से ज्यादा का समय बाकी है, तो आप दिल छोटा मत कीजिए। अपनी तैयारी को एक बार इवैल्यूएट कीजिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। अगर आपने पढ़ाई कर ली है, अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लिया है, तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपने पढ़ा है वो भूलो ना आप। और वो उसके लिए है एक रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। ज्यादा पढ़ने के बाद सोचिए, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए और टेस्ट दीजिए। टेस्टों के माध्यम से आप इवैल्यूएट कर पाओगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो कितना याद है आपका। याद रखिएगा, ज्यादा पढ़ने वाले लोग सिलेक्शन नहीं पाते हैं, बट ज्यादा याद रखने वाले लोग जो हैं वो सिलेक्शन पाते हैं। और दूसरे वो लोग अगर जिनको ये लगता है कि भाई अभी तो ढंग से शुरुआत भी नहीं हो पाई है और क्या मैं 24 की ट्राई करूं कि 23 की ट्राई करूं, तो मैं कहूंगा कि अगर आप एलिजिबल हो तो अभी भी 100 दिन का समय बाकी है। कोशिश कीजिए कि अभी 2023 प्री को ही टारगेट करो। 100 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो एक जो क्रैश कोर्स हम आपको दे रहे हैं, उस क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, सारी जिम्मेदारी हमने अपने पर ले रखी है। वीडियो पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से आपको जो है करा दिया जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज वालों के लिए एक जो 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है वो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नीचे लिख के भी आ रहा होगा। कॉल कीजिए, बात कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए और कोशिश कीजिए कि सपने जो है इसी साल पूरे हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल विच, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला सवाल ही कम से कम आपका 4-5 सवालों के बराबर आने वाला और 100% जो है इसके ऊपर सवाल आएगा, ठीक है। बहुत भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समय देखिए, मैंने अस्ती ने भी ऊपर समेट ली है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ सोलर पॉलिसी 2022। सोलर पॉलिसी का सवाल आ रहा है। सोलर पॉलिसी 2022 पे एक स्टेट गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट अप्रूव किया है। किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने। दिल्ली की सरकार ने सोलर पॉलिसी 2022 को लेकर अपना ड्राफ्ट बनाया है। अब ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बात भी नहीं कर रहा। मैंने कहा कि क्वेश्चन नहीं है, बात हो रही टॉपिक की। सोलर याद कीजिए, देखिए सोलर पॉलिसी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर प्री हो, मेंस हो, सवाल लगातार बनेंगे आपको, ठीक है। और फिलहाल मैं इसको क्वेश्चन देख रहा हूं कि दिल्ली सरकार ने अपनी जो पॉलिसी में थोड़ा सा इसमें क्या है, उन्होंने क्या देखा कि पिछले 4-5 साल के अंदर जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। डिमांड काफी बढ़ गई है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। 9% से 25% बढ़ गई 3 साल के अंदर। 9% से 25% डिमांड बढ़ जाने का मतलब क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब यह होता है कि ग्रोथ हो रही है, यानी कि आपके जो क्षेत्र में प्लांट्स, पावर प्लांट लग रहे हैं, पावर प्लांट नहीं कहूंगा, यानी कि इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रीज लगती है। क्योंकि देखिए सिर्फ टीवी मोबाइल चार्ज से तो इतना बड़ा जंप नहीं आएगा। जंप आता है कि बड़ी बड़ी मशीनें लगती है। तो आपने देखा कि पहले 9% पे था, अब 25% की डिमांड बढ़ गई है। इसका मतलब है कि लोग ज्यादा कारखाने लग रहे हैं, जो कि अच्छा साइन है ये, ठीक है। तो ड्राफ्ट को इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, 2022 की पॉलिसी में रिवाइज करेंगे और कैपेसिटी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो 2016 में बोला गया था कि 2000 मेगावाट करेंगे, वो अब हम 2025 तक 6000 मेगावाट सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करने की बात दिल्ली सरकार ने कही है। अब एक की बात तो खत्म हो गई, ठीक है। अब जो सवाल आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि लगातार मैं आपसे बोलता हूं कि हम लोग जो हैं वो क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैव बीन कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 150+ गीगावाट। लगभग 150 से ज्यादा की गीगावाट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भारत में हो चुकी है, इससे ज्यादा ही हो चुकी होगी, ठीक है। अब क्या है रिन्यूएबल एनर्जी? अब रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये शब्द बार बार देखने को मिलेगा।
तो रिन्यूएबल का मतलब है कि जो बार बार हम प्रोड्यूस कर सके, जैसे कि सोलर से एनर्जी हो गया, विंड से हो गया, पानी से, हाइड्रो से हो गया, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि एक बार यूज किया खत्म, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब चीज होती हैं, ठीक है। अब हमारे देश में ज्यादा तो मिलता नहीं है पेट्रोल डीजल वगैरह, तो हमें डिपेंड होना पड़ता है इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट जब ज्यादा होता है तो बहुत सारा पैसा बाहर जाता है डॉलर्स के रूप में, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का सवाल है, लेकिन अभी यहां पे देखते हैं कि भाई मोदी जी ने, अगर मैं ओवरऑल मोदी जी को देखूं तो सबसे अच्छी जो एक चीज मुझे लगती है, वैसे दो चीजें अच्छी लगती हैं, जो एक चीज अच्छी लगती है वो है सोलर में जो उनकी जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया, जो एफर्ट किया और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की, उस पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। दूसरी ही जन औषधि जो दवाइयां हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि एज फॉर 31 अगस्त 2022, डेटा थोड़ा पुराना है, 31 अगस्त 2022 का है, ठीक है। भारत में 163 गीगावाट्स की जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यानी कि सिर्फ सोलर से ही इतना ज्यादा निकल के आ रहा है, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी से, नॉट सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी से। और यहां पे क्या क्या है देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। पहला तो आएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी से कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो लगभग 160 प्लस यानी 150 प्लस गीगावाट हो गया। समझते रहिएगा, थोड़ा क्वेश्चन 3-4 चीजें आ रही हैं, समझते रहिए, क्योंकि पीछे भी क्वेश्चंस इस पे आए हैं। अगर सवाल पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो बता दीजिएगा 150 से ज्यादा है। जो उस समय एग्जाम से पहले का जो डेटा हो एक बार चेक कर लेना, लेकिन 163 लिखा हुआ है तो 163 65 के आसपास ही रहेगा, इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है। तो 163 गीगावाट्स हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल में क्या क्या आता है? रिन्यूएबल में आता है विंड आता है, सोलर आता है, बायोमास आता है, स्मॉल हाइड्रो आता है, वेस्ट टू एनर्जी आता है और लार्ज हाइड्रो आता है। ये 4-5 चीजें आती हैं, ठीक है। अब सवाल क्या पूछेगा? सवाल ये पूछेगा कि बताओ इनमें भी सबसे ज्यादा कौन सी कैपेसिटी है, तो एक बार देख लेते हैं। विंड पावर से 41.2 गीगावाट निकाला हम लोगों ने, सोलर से 59.34 निकाला, बायोमास से हमने 10.2 निकाला, स्मॉल हाइड्रो पावर से 4.8 निकाला, वेस्ट टू एनर्जी से 0.47 गीगावाट निकाला और लार्ज हाइड्रो से 46.85 निकाला। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 कौन रहा? सोलर पावर रहा। कितना? लगभग 60 गीगावाट। देखिए, अगर रिन्यूएबल एनर्जी से आता है तो 160 प्लस गीगावाट बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोलर एनर्जी से आता है तो 60 गीगावाट बना रहे हैं। समझ में आ गया दोनों चीजों का मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको लेकर, क्योंकि 4 बातें करनी है। ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड दिख रहा है, लेकिन मैंने अंडरलाइन कर रखा है, थोड़ा देख लीजिएगा क्या क्या है ये। अब है क्या इसके लिए, देखते हैं। बड़े एक लाइन को मैंने समझाता हूं और थोड़ा सा सब्र करके बैठिएगा, क्योंकि 3-4 सवाल इसी में 3-4 सवाल आ जाएंगे। इंडिया सेट टू टारगेट रिड्यूस। अब इंडिया ने बोला कि भाई हम ना अपना जो है कार्बन जो निकाल रहे हैं, कार्बन कैसे निकालते हैं कि हमने फैक्ट्री लगाई, उसमें से धुआं हुआ, ठीक है, या बिजली बना रहे हैं तो उससे धुआं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसको बोलते हैं कार्बन निकलना, ठीक है। कह रहे हैं कि हम लोग ना अपना कुछ कार्बन कम करेंगे, लगभग इस डेकेड के अंत तक हम लोग 45% अपना जो है वो कार्बन जो है वो कम कर देंगे, कार्बन रिड्यूस करेंगे 45% इस दशक तक, यानी कि 2030 तक। और इसमें बोला है कि हम जो इसमें लगभग 30 तक अपनी जो इलेक्ट्रिक पावर है 50% जो है वो अचीव करेंगे हम लोग इसकी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से। और नेट जीरो, ये तो नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है 2070 तक आ जाएगा, यानी कि ऐसा वक्त जब जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपने किसी भी एक्टिविटी से, चाहे वो फैक्ट्री से या गाड़ियों की धुएं से, उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाए। देखिए, जीरो करना नहीं होता है, न्यूट्रलाइज कर पाए, जितना निकाल रहे हैं उतना एब्जॉर्ब कर पाए, दोनों को बैलेंस कर पाए, ठीक है। तो 2070 तक हम नेट जीरो कर देंगे, जितना हमने प्रोड्यूस किया उतना हमने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज हैं, ये मेंस आ गया, देखिए ध्यान रखिएगा, ये मेंस आ गया, ये डेटा यूज करना आपको। लो कार्बन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो लगभग $80 बिलियन जो है भारत में लाएंगी 2030 तक। अब आप कहोगे ये क्या चीज है, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज? देखिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आएगा, अगर सरकार इस पर ध्यान देगी तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आएंगी और अलग अलग तरह के काम आएंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब अगर हमारी सरकार ने बोला कि सोलर पावर हमें बनाना है तो घरों के ऊपर सोलर पावर पैनल लगते हैं, तो अब क्या होगा कि कंपनीज आएंगी और वो ऑफर करेंगी कि लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएं। तो इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है। इस तरह से अलग अलग चीजें मार्केट में आएंगी और कहा जा रहा है 2030 तक $80 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो अच्छी बात है।
इंडिया हैज बीन रैंक्ड अमंग टॉप 5 कंट्रीज। अब इसमें इंडिया जो बहुत अच्छा काम कर रही है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के ऊपर, इंडिया काम अच्छा कर रही है, टॉप 5 कंट्री के ऊपर है। और जो लेटेस्ट डाटा जो एग्जाम में आएगा पक्का, सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है सीसीपीआई की 2023 की, उसमें इंडिया जो है वो 8th रैंक पे आ गई, 2 स्थान जंप करके 8th रैंक पे आ गई है। ये करंट अफेयर से बता चुका पहले भी, 8th रैंक पे इंडिया आ गई किसमें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2023 में। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इंडिया जो है वो अब देखो कि अट्रैक्ट कर रही है, अभी कितना अट्रैक्ट किया इसने, 2023 में ही लगभग $10 बिलियन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। $10 बिलियन का एफडीआई हो रहा है। क्या एफडीआई हो रहा है ना, फॉरेन, ये एफडीआई का मतलब क्या था, मैंने कहा था कि जब एफडीआई आता है इसका मतलब क्या है कि पैसा भी आएगा, टेक्नोलॉजी भी आएगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आएगा, एक्सपीरियंस भी आएगा, और फिर हम लोग सीखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो $10 बिलियन का एफडीआई आ रहा है। तो अगर मान लो अमेरिकन कंपनी आती है तो भले ही वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, चीजों में बहुत आगे है, बट हम उनसे सीख कर हम उनके बराबर आ सकते हैं, उनसे बेहतर निकल सकते हैं। अगर उदाहरण लें तो अमेजॉन से फ्लिपकार्ट ने सीखा, फ्लिपकार्ट वगैरह मिंत्रा वगैरह आ गए, आज लोग कपड़े मिंत्रा में खरीदते हैं जो कि इंडियन कंपनी है, और अमेजॉन पे कोई कपड़ा नहीं खरीदता है। तो हमने उनसे सीखा और उनको पिछाड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब इंडिया ने बहुत अच्छी बात की, इंडिया ने बोला है कि हम ना 5 मैट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। डेटा बहुत अच्छा है। ग्रीन हाइड्रोजन, मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई रंग अलग नहीं होता, बस समझिए कि जो हाइड्रोजन निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी और प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है वो कार्बन न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नाम ग्रीन हाइड्रोजन है। कई तरह के हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ये सब होते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन करेंगे और हमने कहा 5 MT जो है हम 2030 तक निकालेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर इसमें और देख लेते हैं डेटा, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें एक चीज और देख लीजिए, कुछ लगभग 59 सोलर पावर प्लांट जो हैं लगाए जा रहे हैं। सोलर पावर प्लांट 59 सोलर पावर प्लांट जो हैं वो 60 गीगावाट्स की जो अप्रूव कर दिया भारत सरकार ने, 40 गीगावाट्स के जो अप्रूव कर दिया, लगभग 60 सोलर पार्क है, सोलर पार्क, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, ये पावगढ़ में है, ये पावगढ़ कुरनूल में है, ये भाड़ा 2 में है, इसमें के अंदर लगभग आपके 5 ऑपरेशनल पावर पार्क्स हैं। अब एक चीज और समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो कि 30 गीगावाट कैपेसिटी की सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट है वो गुजरात में इंस्टॉल हो गया है। और कहां पे हुआ है, कच्छ के अंदर। अब कच्छ की जमीन देख रहे हो आप, कुछ नहीं है, डेजर्ट है। इस डेजर्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही है मोदी गवर्नमेंट। तारीफ करूंगा मैं फिर से यहां पर कि उन्होंने इस डेजर्ट के ऊपर सोलर पैनल और विंड पैनल, जो हवा बहुत चलती है वहां पर। अब ये बताओ, सवाल ज्योग्राफी का सवाल है कि क्यों चलती है पवन, हवा क्यों चलती है, मतलब कोई विंड एक जगह से दूसरी हवा चलती क्यों, ये ज्योग्राफी का सवाल है, बताना मुझे क्यों चलती है पवन, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं कि भाई ये कच्छ के अंदर जहां पे खेती भी हो सकती है, जहां पर पानी कम है, वहां पर उस जमीन को वहां पर ये सोलर पैनल लगा दिए हैं और लगभग 30 गीगावाट का एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सोलर और विंड दोनों मिला के हो रही है। अब देखिए कहां पर पूरे ओवरऑल 60 लगभग गीगावाट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कहां पर 30 गीगावाट तो एक ही प्रोजेक्ट से आ रहा है, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। तो ये चीजें आप देखोगे कि इसके अंदर है। दूसरा है विंड एनर्जी हैज बीन ऑफ टू टारगेट ऑफ 30 गीगावाट 2030 तक 30 गीगावाट जो है वो विंड एनर्जी से लाने के लिए सोचा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देखोगे इसके ऊपर इतने सारा डेटा मैंने जो दिया है ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको देखिएगा, दोबारा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, पढ़ लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या जो ऐप मैंने उसके ऊपर है पीसेस गुरु जी का, वहां पर ये पीडीएफ में डाल दिए, तो उसको भी देख लीजिएगा, आपको फ्री ऑफ में पीडीएफ मिल जाएगी और टेस्ट भी देने को मिल जाएगा आपको। चलिए अब कुछ यूनियन बजट में कुछ बात बोली गई 2023 में, अच्छा 2022 का है, सॉरी 2022 का यूनियन बजट है, 22-23 का होगा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, 2 बातें बोलो, बजट की अलग बात कर रहे हैं, यहां पर 2-3 बातें प्लीज को देख लीजिएगा। 23 का यहां पर ना एक लगभग 19,500 करोड़ का सोलर पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। अब देखिए सवाल एक और आने वाला है, 19,500 का सोलर पीएलआई स्कीम लॉन्च की है सरकार ने। मुझे यह बताओ कि सोलर पीएलआई स्कीम ये क्या है, ये पीएलआई स्कीम कौन सी होती है, प्रोजेक्ट लिंक्ड स्कीम, प्रोजेक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, पीएलआई, ये क्या चीज होती है, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। पीएलआई स्कीम्स क्या होती है मैं बता चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अब आपको
कमेंट में लिखना, या तो आप आंसर लिख देना, नहीं तो बोला सर मुझे पीएलआई स्कीम के बारे में नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बता दीजिए तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, जो पूछेगा मैं उसी को जवाब भी दूंगा, ठीक है। फिर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है? सोवरेन नाम सुना है कहीं पर, पॉलिटी में सुना होगा आपने, सोवरेनिटी क्या होता है बताओ कमेंट बॉक्स में, बता दूंगा मैं। सोवरेन क्या होता है? हिंदी में होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। ये कहां पर देखा आपने वर्ड सुना है वो बता देना, मतलब क्या होता है वो बता देना, ये एग्जाम में आया हुआ है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीन, चलो मैं बताता हूं। ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है कि सरकार जो है वो बॉन्ड लेगी, बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेगी। अब बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ये जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड है, समझिएगा। देखिए बॉन्ड, कोई कंपनी या सरकार अगर उसको पैसा लेना होता है तो क्या करता है? वो क्या करेगा? वो जाएगा, वो लोन ले सकता है, बैंकों से लोन ले सकता है। अब बैंकों से लोन ले रहा है तो यार बड़ा दिक्कत आ रही है उसको। वो क्या करता है कि वो खुद भी एक तरह का एक स्कीम करता है, बोलता है कि मैं ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूं, आप मुझे पैसा दे दो और एक गारंटी के साथ मैं आपको, लेट्स सपोज मैं आपका जो जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 8% मैं हर सालाना दर पे आपको देता रहूंगा। यानी अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं आपको साल के अंत में 1,08,000 दे दूंगा। इसे कहते हैं बॉन्ड होना, ठीक है। और चूंकि यहां पे क्या लिखा है? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, यानी कि भारत सरकार ने लिया हुआ है। सोवरेन का मतलब भारत सरकार, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है? कि जो सरकार पैसा ले रही है, पब्लिक से उठा रही है, वो पैसा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट से वहां पर लगेगा, इसका नाम है ग्रीन बॉन्ड। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हो गया। कोई भी कंपनी भी बॉन्ड रिलीज कर सकती है, यानी कि अगर पीएस गुरुजी को जरूरत पड़ रही है तो पीएस गुरुजी भी बॉन्ड रिलीज कर सकता है, और अगर आपको लगेगा तो आप पैसा दीजिएगा। मैं जो भी इंटरेस्ट होगा कि भाई 1 साल के बाद मैं आपको 7% दूंगा, तो आपका जो कैपिटल पैसा प्लस इंटरेस्ट दोनों चीजें दिया जाएगा। अब अडानी के जो ग्रीन बॉन्ड है उसको दिक्कत आ रही है, तो अडानी कंपनी ने लिया हुआ है, ठीक है। अगर पेपर में देख रहे होगे तो वहां के उनके बॉन्डों को क्रेडिट सुसे ने बाहर कर दिया है, बोला कि यार कंपनी फ्लॉप हो जाएगी तो वो पैसा वापस नहीं कर पाएगी। खैर डिस्कस बाद में करेंगे, यहां देख लेते हैं। ये सब चीजें जो हैं आपको पढ़नी है। हैवी तो नहीं हो रहा, भारी तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा पेशेंसफुल सुनिए, ना समझ में आए तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी बातें मैंने बोली है सब एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 5, 8, 7 टॉपिक, 7 कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिए यहां पर, ठीक है। चलिए अब दूसरा, ये आसान वाले हैं। टू हुम इज द महाजन कमीशन रिलेटेड? महाजन कमीशन रिलेटेड किससे? इंपॉर्टेंट है। देखिए महाजन कमीशन में क्या हुआ, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इनके ना बॉर्डर पे एक बेलगाम है, ठीक है। बेलगाम, कारवार, नेपानी, ये जिले हैं, ठीक है। ये इसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अब ये कहने को तो ये है कर्नाटक का हिस्सा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे मराठी यहां रहा करते थे। लेकिन जब देखिए, जब आजादी से पहले जब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, यानी महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हिस्सा हुआ करते थे। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की बाउंड्री बनाई, तो ये इलाके कर्नाटक में डाल दिया। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है वो मराठी स्पीकिंग है, मराठी यानी मतलब मराठी लोग रहते हैं। अब वो बार बार बोल रहे हैं कि हमें कर्नाटक में नहीं रहना, हमें महाराष्ट्र में रहना है, लेकिन कर्नाटक वाले बोल रहे हैं कि हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो तुम्हें अपने पास रखेंगे, हम अपना इलाका तुम्हें क्यों दे दें। तो बड़ा विवाद चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में इन 2 जिलों के लिए। तो यहीं पर एक महाजन कमीशन आया था, वो इन बातों को रिकमेंड कर रहा है, जो भी उससे बातें बोली होंगी महाजन कमेटी ने। लेकिन ये अब हाल फिलहाल में ये मैटर जो है चला गया है कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ही इसको देख रहा है। तो महाजन कमीशन कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, यानी खासकर बेलगाम, कारवार और नेपाली जिले के जो डिस्प्यूट है उसके संबंधित है ये। चलिए, वेयर विल द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इन इंडिया? अंडर वाटर मेट्रो देखने का खूबसूरत लग रहा है, कहां पे है? कोलकाता के अंदर, पानी के अंदर से मेट्रो निकलेगी साहब। इंडिया ने मेट्रो में झंडे गाड़ दिए हैं, बहुत झंडे गाड़ दिए, बहुत अच्छे मेट्रो है, और कई जगह पर ये मेट्रो जो है हो रहा है। ये वैसे कलकत्ता में अब मेट्रो आ गई है, पहले ट्राम चला करती थी। ट्राम पिक्चरों में देखते होंगे कि हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं, और ट्रेन जो है सड़कों के आसपास चल रही है, और वहां से उतर भी जाओ और आप चढ़ भी सकते हो आराम से फटाफट। तो एक तरह की बस सर्विस हुआ करती थी, बहुत अच्छी लगती है। विच कंट्री हैज बिकम चाइना टू स्टार्ट हाइड्रोजन ट्रेन रिसेंटली? अब कह रहा है कि चाइना ने एक हाइड्रोजन ट्रेन जो है चलानी स्टार्ट कर दी है, और एक कौन सी कंट्री बन गया है ये? तो चाइना हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला वर्ल्ड का दूसरा और एशिया का पहला कंट्री बन गया। एशिया का पहला कंट्री बन गया जो हाइड्रोजन चलती है, हाइड्रोजन
फ्यूल पे चलती है, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं उसको, हाइड्रोजन फ्यूल पे चलती है। चाइना ने किया, एशिया की पहली कंट्री बन गई है। चलिए, वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन सी है? पहली कंट्री है जर्मनी। जर्मनी पहली कंट्री है, ठीक है। एक चाइना एशिया की नंबर 1 है। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा कि भैया 2023 दिसंबर 2023 तक हम लोग भी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाना शुरू कर देंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन, यानी कि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है अब वो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगा। क्यों चलेगा? इससे चलेगा कि जब ग्रीन हाइड्रोजन जब पानी ऑक्सीजन का मिलता है, यानी कि H2 जो है, अब आपको फॉर्मूला पता है, केमिस्ट्री बता देता हूं थोड़ा सा मैं। H2 है भाई, ग्रीन हाइड्रोजन में H2 को जब पानी के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट आते हैं तो सिर्फ H2O प्लस एनर्जी ही रिलीज होती है। यहां पर दिख नहीं रहा होगा, एनर्जी ही रिलीज होती है, सिर्फ पानी है वेस्ट। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देगी, यहां सिर्फ पानी रिलीज हो रहा है, ठीक है। और एनर्जी से आपकी ट्रेन चलेगी और ये बाई प्रोडक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, इंडिया काफी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू एबॉलिश द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम। रेवेन्यू, आपको पता है कि पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पुलिस हुआ करती थी, हिंदुस्तान में भी था पहले, और सिस्टम होगा, तहसीलदार के पास बहुत पावर हुआ करती थी, अब खत्म हो गया है। फिलहाल उत्तराखंड ने बोला है कि हम अपना जो है रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है उसे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। हु इनॉग्रेटेड सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। सियोम ब्रिज जो है, सियोम ब्रिज है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे है। वहां पर अच्छा तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाए, और चाइना अगर कभी कुछ गलत काम करता है, अटैक करता है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंच सके, बड़े बड़े गाड़ियों के साथ पहुंच सके, इतना मजबूत बनाया गया है, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सा और बाद में बढ़ेंगे जब जबकि ये इंडिया की पॉलिसी, नेहरू की पॉलिसी क्या रही, मोदी की पॉलिसी क्या रही चाइना, इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर, वो बाद में बढ़ेंगे। फिलहाल समझिए कि राजनाथ सिंह जी ने इस पुल का इनॉग्रेट किया था, अरुणाचल प्रदेश में है ये। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। उसके अंदर लोगों को पट्टे दिए गए हैं, ठीक है। क्या दिए गए? फ्री पट्टा दिए गए घर बनाने के लिए, जिससे कि आराम से लोग रह सके। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया, लगभग 14 लाख जो लोग इससे उनको बेनिफिट मिला है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इशूड अ गाइडेंस टू क्रैक डाउन ऑन द ग्रोइंग कोचिंग माफिया। कोचिंग माफिया को क्रैक डाउन करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या, बड़ा खतरनाक शब्द है, कोचिंग माफिया को क्रैक डाउन करने के लिए। अच्छी बात है, कोचिंग जरूरी है, हेल्प करती है, बट माफिया नहीं होना चाहिए। आप आजकल आप देखते होंगे कि पूरे कोचिंग इंडस्ट्री को कुछ लोग हाईजैक कर लेते हैं, फिर अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। बहुत उटपटांग काम भी इसके अंदर होते हैं, तो इसको क्रैक डाउन करने के लिए राजस्थान सरकार ने पहल की है। अब राजस्थान ने क्यों की है? क्योंकि वहां पे कोटा एक जगह का नाम है, वहां पर आप IIT और ये जो नीट है उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा हब है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बाकी देश से वहां पहुंचते हैं, तो वहां की जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी है कर रहे हैं। फिर एक चीज और देखिए कि इस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्स जो हैं वो पेपर लीक उनका हो जाता है, तो उन सब चीजों को भी मद्देनजर कोशिश की जा रही है कि अब ज्यादा सख्त फैसले करा जाए और देखा जाए कि कहीं पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी कहीं और तो नहीं निकल गए, मतलब कुछ और गलत काम होते नहीं निकल गए। ऐसे बहुत सारे चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो अच्छी बात है, इस सब पे इनका एप्रिशिएट करना चाहिए। Recently, India has overtaken which country to become the third largest auto market industry? Auto मतलब कि कार वार की सेक्टर। तो इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे बन गई है, पिछाड़ दिया है जापान को। पहले नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं कि इंडिया चाय की पत्ती एक्सपोर्ट करने में कौन से नंबर पे है, क्या नंबर, इस तरह का सवाल आते थे। एक सवाल आया था कि इंडिया स्टील को बनाने में नंबर 1 है कि नंबर 2 है, क्या है, कौन से नंबर पे है। तो इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो इंडस्ट्री में इंडिया जो है तीसरे नंबर पे चल रही है, आफ्टर चाइना एंड अमेरिका और नाउ इंडिया। इन विच स्टेट, जो अभी वर्ल्ड कप, ये बिल लिखा हुआ है लेकिन हो चुका है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023 का कहां हुआ? तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो उड़ीसा में हुआ। और जीता किसने? ये अब आपको आंसर में लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर, और जो लिखेगा उसी का मैं रिप्लाई करूंगा कि मेंस हॉकी जो उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला जगह, 2 जगह पे हुआ था, भुवनेश्वर और राउरकेला जो है उड़ीसा के अंदर है, तो उसको जीता किसने है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर से करंट में लेकर आएंगे और कुछ बात और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।